नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में आज हम बहुचर्चित जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। और इसका विरोध हो रहा है, और इसमें विरोध करने में जो विद्वान लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात ठीक है कि पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा, लेकिन एक ट्रेड ऑफ होता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि कोई भी एक प्रोजेक्ट है वो उसकी कीमत क्या है। वो कीमत ये भी हो सकती है कि पेड़ कटें, वो कीमत ये भी हो सकती है कि पर्यावरण को कोई नुकसान पहुँचे, वगैरह वगैरह। और फिर उसके बेनिफिट भी हो सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि कंट्री की इकोनॉमी में, उस क्षेत्र की इकोनॉमी में, या कि सामरिक महत्व उसका हो, और इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी भूमिका हो। तो ये इस दृष्टि से देखा जाएगा ना। तो आप सिर्फ पर्यावरण पर्यावरण करते रहेंगे तो जितने भी शहर बने हैं, दिल्ली से लेके जयपुर से लेकर के बेंगलोर से लेकर के जो भी हैं, तो वहाँ पेड़ तो कटे हैं। लेकिन ये आवश्यकता है उस शहर के डेवलपमेंट की, उसके विस्तार की, क्योंकि वहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो एक ट्रेड ऑफ, यानी कि एक सामंजस्य करना पड़ेगा। वो सामंजस्य सोच समझ के करना चाहिए। और वो सामंजस्य जो है वो हमें क्या क्या बेनिफिट दिया जा सकता है। अब यहाँ जो ये महान लोग हैं जो कि पर्यावरण के बड़ी चिंता रहती है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी जंगलों में जो नियमों के विरोध में जाके, क्योंकि उनकी चलती थी और उनकी सरकारों में और ब्यूरोक्रेसी में बड़ी वाहवाही होती थी, तो उन्होंने वहाँ बड़े बड़े घर बनाए हैं। उस समय उन्हें पर्यावरण की बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। भाई पर्यावरण का नुकसान अगर जो है वो 2000-5000 गज में हो, 1 हेक्टेयर में हो, या कुछ किलोमीटर में हो, स्क्वायर किलोमीटर में हो, जैसा कि जो है वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में होने वाला है। तो जब खुद के घर बनाए, बड़े बड़े बंगले बनाए, तब तो ये चिंता नहीं हुई। अब सामरिक महत्व का तो देखिए ऐसा है कि इस देश में बहुत ही लंबा टोटा रहा है। सामरिक महत्व की हम क्या बात करें। हमारे नेता ये कहते थे कि हम पुलिस से ही काम चला लेंगे, हमें सेना की आवश्यकता नहीं। मतलब ये बातें कब कही जा रही थी? ये बातें कही जा रही थी स्वतंत्रता के तुरंत उपरांत। उसमें हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू थे, वो बड़े शांतिप्रिय व्यक्ति थे, समाजवादी थे, वगैरह वगैरह। और तो उनका ये कहना था कि हम जो भी कुछ है पुलिस से काम चला लेंगे, सेना की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो उनकी धारणा थी, और फिर वो इतने बड़े थे, प्रधानमंत्री थे, तो बाकी तो लोग मानेंगे कि भाई ये इनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो उसकी परिणति कहाँ हुई कि चीन के साथ में जो युद्ध हुआ 1962 में, उसमें हुई। उसके बाद में भी जो डिफेंस की जहाँ तक बात है, हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं दो। पहली बात तो यह है कि इसके अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। तो विजिंगम का जो पोर्ट है जो कि अडानी ने डेवलप किया है, वहाँ भी रोल है। और केरल में तो वामपंथियों की सरकार है, तो वो खुद ही कर लेते। अडानी को क्यों लाए वामपंथी? भाई इस देश में जो एक एंटी बिजनेस, एंटी व्यापार, यानी कि व्यापार विरोधी, उद्यम विरोधी जो एक धारा चलती है, जो कि वो मूल रूप से वो धारा निकलती है वामपंथियों और समाजवादियों वगैरह वगैरह से, उनके साथियों से, उसका एक प्रभाव है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे देश के जो उद्यमी हैं वो सक्षम ना हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे पहुँचें, वो दुनिया में कैसे पहुँचें। यानी कि अडानी से बड़ी दिक्कत है, अडानी और अंबानी दोनों से ही दिक्कत है कि दोनों गुजरात से आते हैं। तो हमारे देश के कई जो बहुत बड़े विद्वान हैं और राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने गुजरात को, जैसे मिडिल ईस्ट में जो इजराइल है ना, वैसे भारत का वो बना दिया है कि भाई सबसे एक अब क्या कहा जाए, हेटेड तो नहीं कहा जाए, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उनके लिए हेटेड है। तो हर
मतलब गुजरात मॉडल हेटेड है, प्रधानमंत्री मोदी हेटेड है, अमित शाह हेटेड है, अंबानी, अडानी, आप कोई भी नाम ले लीजिए, वो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है, बल्कि बिहार में बाहर है, गुजरात में तो सब कुछ गलीज है। ये हमारे रवीश कुमार जी पता नहीं कब से कहते कहते बूढ़े हो चुके। तो यहाँ अंडमान निकोबार में जो कि बैलेंस निश्चय ही एक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन कितने दिनों से भारत को एनसर्कल करने की, मतलब भारत के चारों तरफ एक घेरा बना रहा है, और हम बैठे बैठे आराम से भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजिक थिंकिंग नहीं है। कि स्ट्रेटजिक थिंकिंग नहीं है, यानी कि जो रणनीति की बात है आपकी सुरक्षा की, अंतर्राष्ट्रीय उसकी, उसमें हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। तो 1962 भी हुआ, उसके बाद में और कुछ बहुत हुआ। 71 में, 71 में हमने जो कुछ जीता, हमने बड़ा बन करके हमने वापस दे दिया पाकिस्तान को। यानी कि जो कि सैनिकों ने जीता, जो कि 4000 से अधिक जो है सैनिकों की आहुति हुई, 10,000 से अधिक घायल हुए, इतनी बड़ी कॉस्ट लगी देश की, उसको हमने दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान के अंदर प्रजातंत्र का एक तंत्र जो है वो भुट्टो के आधार में आ जाए, तो उसकी गलतफहमी में आके हमने सब कुछ वापस दे दिया। यानी कि सैनिकों ने और उनके लीडर्स ने जो उस समय जो विजय प्राप्त की, उसको हमारे राजनीतिज्ञों ने नेगोशिएशन की, यानी कि बातचीत की टेबल पे घुमा दिया, क्योंकि हमें महान बनना था। हमें देश में क्या हो रहा है उससे चिंता नहीं थी। पाकिस्तानियों ने समझा दिया कि भुट्टो साहब को विजयी होकर जाना आवश्यक है, क्योंकि वही तो जमहूरियत की एक आखिरी रोशनी है पाकिस्तान में। यानी कि हमारे देश ने हमेशा एक तो बाबा बनने की सोची है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, हमें कहीं नहीं रहना है, हमें अपने फ़ायदे नहीं देखने। भाई जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम, आपका बड़ा नेतृत्व हमेशा व्यापार और उद्यम विरोधी होगा, और जो कि देश के, जब चीन के पास में कोई एयरलाइन नहीं थी, हिंदुस्तान के पास के अंदर इंडियन जो एयर इंडिया थी, टाटा की एयरलाइन थी, 1932 के अंदर एक डाक सेवा कैसे होती, उसको हमने 53 में नेशनलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि एक मंत्री जी का जो है वो पंगा हो गया टाटा के साथ में। तो इस तरह के कामों के लिए, यानी कि वृहद जो राष्ट्रीय हित होते हैं, और उसको फिर 77-78 साल में बीमार करके हमने टाटा को लौटा दिया। टाटा आज भी जूझ रहे हैं, लेकिन वो हज़ारों करोड़ का जो नुकसान एयर इंडिया देश की टैक्स पेयर के लिए कर रही थी, जनता के लिए कर रही थी, वो तो समाप्त हो गया, लेकिन एक लंबे समय 70 साल 78 साल तक तो वो चला। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के हमारी जो इसके जो बेनिफिट हैं मोटा मोटी, उसका विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि विरोध के लिए विरोध करना है। भाई जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उल्टी सीधी बातें की जाएंगी, जब ये बताया जाएगा कि जो भी कुछ भारत कर रहा है वो सही नहीं है, जब जो है वो जो एक इतना बड़ा रेलवे के क्षेत्र में हम तो जो इस चीज़ को देखते रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने के कारण और मैकेनिकल इंजीनियरिंग उससे संबंधित होने के कारण, तो रेलवे की कब से उसी तरह की पुरानी कास्टिंग, पुराने डब्बे हम देख देख करके जो है ना अधेड़ हो गए। उसमें कोई परिवर्तन आया तो ये वंदे भारत में आया, लेकिन वंदे भारत का हमारे देश के कलाकारों ने, जिनको इस बात की समझ नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, उन्होंने कितना मजाक उड़ाया। मतलब आप ये देखिए कि जिस चीज़ की उन्हें समझ नहीं है टेक्निकल क्षेत्र की, और मतलब किस्से, कहानी, फिल्में, ड्रामे, उससे दुनिया में परिवर्तन होगा, लेकिन असली परिवर्तन तो देखे टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो अब ये जो सामरिक महत्व है, बाकी को तो हम एक तरफ रखते हैं, सामरिक और कमर्शियल, यानी कि वहाँ से आपका शिपमेंट जा रहा है, आपको ट्रांसशिपमेंट करने के लिए, ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई एक शिप में से एक शिप में कई देशों के लिए, कई डेस्टिनेशन के लिए सामान लादा जाता है, और किसी एक बंदरगाह पे जाके वो सामान फिर दूसरे वहाँ से उतार के दूसरे जहाज़ों में लाया जाता है। और फिर दूसरी बात ये है कि एक लंबी जो है ना वो रास्ता पर करके जो है ना ये जब जहाज़ आते हैं, तो उसमें वहाँ के जो जहाज़ का जो क्रू होता है उसको मेडिकल हेल्थ उसकी भी ज़रूरत होती है, उसको दवाइयों की ज़रूरत होती है, और जहाज़ को मरम्मत की ज़रूरत होती है, कल पुर्जों की ज़रूरत होती है, तेल पानी की ज़रूरत होती है।
तो ये इस तरह की उसके अंदर कॉस्ट मिलती है, यानी कि आप इस बात से कमाई कर सकते हो, ये जो है ना। और फिर वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, वहाँ पे कोई फ्री ट्रेड जोन जैसा कुछ बन जाए, तो उसकी समस्या, उसकी जो है ना उसकी जो जो संभावना है बहुत ही वो विपुल हैं। किस तरह से हम देख रहे हैं कि एक कारण से, जो वो अंतर्निहित कारण है वो उस क्षेत्र के अंदर, कि दुबई किस तरह से उभरा और किस तरह से अभी इस संघर्ष के चलते वो बिल्कुल ही विलुप्त होने की कंडीशन में आ गया है। और जबकि सारे के सारे लोग सिंगापुर की तरफ जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बीच में बैठे हैं, बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक, एक रणनीति की जगह पे बैठे हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। चाइना तो आपको आपको चारों तरफ से घेर रहा है, लेकिन हमारे देश के लोगों को चिंता ही नहीं थी। ये तो 1921 में इस बात की बात तो पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट 1921 में बना। यानी कि इन सब चीज़ों की मीमांसा की गई और उसमें कॉस्ट बेनिफिट निकाला गया। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर 800 से अधिक शायद टापू हैं। एक टापू पे काम होगा और उसके अंदर कोई 100 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक, यानी कहीं ना कहीं तो ट्रेड बेनिफिट हमें देना पड़ेगा ना। तो ये बात ठीक है कि जितनी भी बेहतरी से हो, लेकिन हमारे देश के नेताओं को ना तो कॉमर्स की तो उन्हें चिंता ही नहीं है। देखिए, समाजवादी और वामपंथी जो भूत है ना, हमारे देश के नीति निर्धारकों पे पूरी तरह से छाया हुआ है। तो कुछ व्यापार है वो बेकार है, वो गरीबों का खून चूसते हैं वगैरह वगैरह। यानी कि एक ऐसी आई है कि 1820 के आसपास में 90% लोग जो है वो गरीबी में रहते थे और अब जो है वो 9% रहते हैं। तो ये परिवर्तन वामपंथी देशों में नहीं आया है, जहाँ पे जो है वो वामपंथी कूड़ा जो है वो समाज के अंदर फैला करके कोई उसका उत्थान नहीं हुआ है। ये वहीं आया है जहाँ की कमर्शियल जो है ना वो एक्टिविटी हुई है, यानी कि कैपिटलिज्म हुआ है अपनी सारी बुराइयों के साथ में। ऐसा नहीं, कोई भी सिस्टम है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है, वो पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस तो आपको करनी पड़ेगी। भाई अमेरिका की जो है वो जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर क्यों है, हमारी 4 क्यों है? चाइना की 20 कैसे हो गई? चाइना की 20 इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने वामपंथ और समाजवाद के सारे जितने भी बोधे नियम और अवधारणाएं थी उनको पीले समुद्र में 1978 के आसपास में डाल दिया, माहो महान की मृत्यु के बाद में। और फिर वो उभरे और 1990 और 95 तक चीन और भारत की जीडीपी बराबर बराबर थी। लेकिन अब चीन खड़ा है 20 पे, हम 5 में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो हमारे समाजवादियों को और वामपंथियों को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान था, 20% के करीब जीडीपी बंगाल से आती थी, और वो फिर धीरे धीरे होती होती आज जो है वो 3-4% के पास है, यानी कि 24वें स्तर पे बंगाल पहुंच गया। पहले 3 में था। तो ये वामपंथियों की तो कृपा है, उनकी जो कारस्तानी है उन्हीं के कारण तो हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मुख्य बात यह है कि निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड, जिसमें एक विजुअल है कहाँ किस तरह से टाउनशिप होगी, एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे जो है वो पावर प्लांट लगाए जाएंगे, वहाँ पे एक सिटी बनाया जाएगा और वहाँ पे डिफेंस का एक इस्टेब्लिशमेंट होगा और पोर्ट होंगे और एक स्ट्रेटजिक लोकेशन को भारत उसके कमर्शियल बेनिफिट लेगा, साथ में उसके स्ट्रेटजिक यानी कि सामरिक महत्व की एक स्थिति को, इसको जो हमने पिछले 70 साल में छोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि हमारा बाबा जी का देश है, शांतिवादी देश है। हमारे ऊपर चीन पूरी की पूरी तरह से जो पर्ल ऑफ जो है ना वो डायमंड करके ऐसे पूरा चीन और पाकिस्तान के साथ में जाके वहाँ से घेर रहा है और उधर जो है वो उसमें लंका से घेर रहा है। लेकिन हमें तो क्या ज़रूरत है, हम तो साधु लोग हैं, हम तो शांतिवादी है ना। जब हमला होगा तब देखा जाएगा। तो ये हम पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हमने बातचीत की ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, और उसका जो विरोध हो रहा है वो पूरी तरह से विरोध नहीं है, विरोध के लिए विरोध है। उसमें देश को सामरिक महत्व और उसके
जो व्यापारिक महत्व है, जो उसके जो उद्देश्य हैं, उसकी जो प्राप्ति होगी, उसके जो लाभ हैं, उसको बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। और एक इमोशनल कार्ड खेल करके डेफ़िनेटली आपको गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा। आपको अगर मकान बनाना है तो 4 पेड़ कभी कटने पड़ते हैं, तो 4 पेड़ कहीं और लगा दो। तो इस तरह की प्लानिंग हुई है कि ये जितने भी पेड़ कटेंगे वो हरियाणा में लगा दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो जगह है नहीं। और 74% से ऊपर 75% से उनका फॉरेस्ट कवर है, ग्रीन कवर है। तो हमें आशा है कि बातचीत जो कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में हुई और उसका क्यों विरोध हो रहा है, उसमें मोटे मोटे हमें देश को क्या फ़ायदा हो सकता है, और उसकी हमने एक छोटी सी चर्चा की। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात पच्चीस को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।